बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम C5 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समर 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। समर 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए 8 मार्क की वेटेजेस सवाल की और IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के स्टैंडर्ड से ये सवाल टेस्ट किया गया। क्योंकि ये पास पेपर का क्वेश्चन है तो हरगिज ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप डायरेक्टली इसका सोल्यूशन रेफर कर लें या डायरेक्टली इसका सोल्यूशन देख लें। लाजिम है कि पहले आप इस सवाल को खुद से रीड करें, खुद से सॉल्व करें, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद ही आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। अगर किसी भी पास पेपर का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप डायरेक्टली देख लेते हैं तो एज सच वो सवाल आपको कोई फायदा देने वाला नहीं है अनलेस एंड अनटिल पहले आप उसे खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इससे कहता है मैशर लिमिटेड is involved in the manufacturing and trading of automobile. On 1st March 2023, Micro Assist Welfare, an NGO, entered into a contract with ML for the purchase of 1,000 rickshaws at a price of 4 lakh per rickshaw for distribution to the needy person. As per the contract, ML will deliver the rickshaw in two lots of 500 each on 15 April 23 and 15 September 2023. The payment for each lot will be made within 2 months after delivery. MAW, that is customer, will also have the right to return the undistributed rickshaw within 3 months of the delivery. Based on the historical evidence, ML Measure Limited estimated that customer will return 10% of the rickshaws. देखो पहला पैरा में क्या कह रहा है। हमारी कंपनी है मैशर लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस करती है। 1 मार्च 2023 पे हमारे पास एक कस्टमर आया माइक्रो असिस्ट वेलफेयर जो कि एक एनजीओ है और इसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमसे ये 1000 रिक्शा बाय करेगा 4 लाख की प्राइस पे। हमसे ये 1000 रिक्शा बाय करेगा 4 लाख की प्राइस पे। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम इसे रिक्शा दो लॉट्स में डिलीवर करेंगे 500-500 की। पहली लॉट डिलीवर होगी 15 अप्रैल 2023 पे, दूसरी लॉट डिलीवर होगी 15 सितंबर 2023 पे और डिलीवरी के 2 महीने बाद हम पेमेंट रिसीव करेंगे। द पेमेंट फॉर ईच लॉट विल बी मेड विद इन 2 मंथ्स आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के 2 महीने बाद हमें पेमेंट होगी। यानी कि 15 अप्रैल की जो लॉट है इसकी पेमेंट 15 मई, 15 जून, 15 जून पे की जाएगी और 15 सितंबर की जो लॉट है 15 अक्टूबर, 15 नवंबर पे इसकी पेमेंट होगी। कहता है कस्टमर के पास ये भी राइट है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर हमें रिक्शा रिटर्न कर सकता है। जो भी कस्टमर, चूंकि एक एनजीओ था, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिक्शा होंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर हमें रिटर्न कर देगा। और हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस के बेसिस पे हम ये एस्टिमेट करते हैं कि 10% रिक्शा रिटर्न होंगे। यानी कि 1000 का 10% 100 रिक्शा इन टोटालिटी रिटर्न होंगे और हर लॉट 500 की लॉट में से 50 रिक्शा रिटर्न होंगे। हमारा एस्टिमेट है। फिर कहता है द फर्स्ट लॉट ऑफ रिक्शा वॉज डिलीवर्ड एज प्लान। यानी कि पहली लॉट 15 अप्रैल पे डिलीवर होनी थी, हमने डिलीवर कर दी। ऑन 1 जून 23 MAW रिटर्न 20 रिक्शा। पहली जून 2023 पे कस्टमर ने 20 रिक्शा रिटर्न कर दिए। हमने सोचा था कि 500 में से 50 रिटर्न होंगे, कस्टमर ने कितने रिटर्न किए? 20। ऑन 5 जून 23 MA मेड द पेमेंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द रिटर्न रिक्शा। कस्टमर ने 5 जून पे हमें पेमेंट कर दी। देखिए 500 रिक्शा इसने खरीदे थे, 20 इसने रिटर्न कर दिए, तो यानी कि इसने 480 रिक्शा की हमें 5 तारीख को पेमेंट कर दी होगी। 480 की रिक्शा की हमें पेमेंट मिल गई होगी। On 15 July 23, MAW returned the remaining 12 undistributed rickshaw. On 15 July 2023, MAW returned the remaining 12 undistributed rickshaw. 15 अप्रैल 2023 में हमने पहली लॉट दी थी और हमने 3 महीने का रिटर्न टाइम दिया था। यानी कि 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 जुलाई तक का कस्टमर के पास टाइम तक रिक्शा रिटर्न कर सकता है। 1 जून पे 20 रिक्शा रिटर्न के, 15 जुलाई पे 12 रिक्शा मजीद रिटर्न कर दी। 15 जुलाई पे 12 रिक्शा मजीद रिटर्न कर दिए। अब देखो 12 रिक्शा इसने 15 जुलाई पे रिटर्न किए, लेकिन 5 तारीख को ये हमें 480 रिक्शा की पेमेंट कर चुका है। तो हमने क्या करा, अ क्रेडिट नोट वॉज इशूड टू कस्टमर टू एडजस्ट द अमाउंट इन द इनवॉइस फॉर द सेकंड लॉट। जो 12 रिक्शा की वो हमें पेमेंट कर चुका है, जो 12 रिक्शा की वो हमें पेमेंट कर चुका है और इसने हमें रिटर्न कर दिए, हमने इसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया कि हम सेकंड लॉट की पेमेंट में आपको ये 12 रिक्शा की जो पेमेंट हमारे पास आ गई है इसे एडजस्ट कर देंगे। तो यहां तक तो मामला पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का, पहले ही लॉट का चल रहा है। फिर कहता है ऑन 1 August 23 द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मॉडिफाइड, include a third lot of 400 rickshaw at a price of 325 each to be delivered on 15 February 2024.
1 अगस्त 23 पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा मॉडिफाई हुआ, 400 मजीद रिक्शा दिए जाएंगे थर्ड लॉट में। और ये जो 400 रिक्शा दिए जाएंगे ये 3,25,000 की प्राइस पे दिए जाएंगे और इनकी डिलीवरी होगी 15 फ़रवरी 2024 पे। द एडिशनल 400 रिक्शा विल बी सोल्ड एट अ लेसर प्राइस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखिए, पहले लॉट में आपने 1000 रिक्शा 4 लाख के हिसाब से बेचे थे, थर्ड लॉट में आप 400 रिक्शा 325 के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी कि 75,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 75,000 की वैल्यू कम कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों 400 रिक्शा इतने कम में दिए जा रहे हैं? अ क्रेडिट slash discount totaling 7.5 million was given to the customer for the below average fuel efficiency of the rickshaw delivered in the first lot। कह रहा है जब ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ ना तो पहली लॉट तो डिलीवर हो चुकी थी, लेकिन पहली लॉट में हमने उनको थके हुए रिक्शा पकड़ा दिए, बिलो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी वाले रिक्शा पकड़ा दिए। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे आपने ये कैसे रिक्शा दे दिए हैं, तो पेट्रोल सेव ही नहीं कर रहे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 7.5 मिलियन का डिस्काउंट दे देते हैं। अभी जो 7.5 मिलियन का डिस्काउंट हमने दिया ना, ये पहली लॉट के रिक्शा से पर्टेन करता है, ये पहली लॉट के रिक्शा से पर्टेन करता है। लेकिन हम इसे डिस्काउंट कैश की फॉर्म में वापस नहीं कर रहे, हम इसे डिस्काउंट इसके पैसे वापस नहीं कर रहे, बल्कि थर्ड लॉट के 400 रिक्शा की प्राइस में एडजस्ट कर रहे हैं, बल्कि थर्ड लॉट की 400 रिक्शा की प्राइस में एडजस्ट कर रहे हैं। एंड देयर विल बी नो राइट ऑफ रिटर्न इन द सेकंड एंड थर्ड लॉट। देयर विल बी द नो राइट ऑफ रिटर्न इन द सेकंड एंड थर्ड लॉट। सेकंड एंड थर्ड लॉट के रिक्शास के अंदर राइट ऑफ रिटर्न नहीं होगा। तीसरे लॉट में ये जो 3,25,000 की कम प्राइस चार्ज की जा रही है, इसलिए चार्ज की जा रही है कि अब सेकंड लॉट में और थर्ड लॉट में हमारा राइट ऑफ रिटर्न नहीं होगा। कहता है द डिलीवरी ऑफ द सेकंड लॉट वाज डिलेड टिल 15 नवंबर। सर, सेकंड लॉट हमें डिलीवर करना था 15 सितंबर पे, हमने इसकी डिलीवरी डिले कर दी 15 नवंबर तक। फॉर विच अ फर्दर प्राइस रिडक्शन ऑफ 1 मिलियन वाज गिवन इन द इनवॉइस फॉर द सेकंड लॉट। चूंकि हमने सेकंड लॉट की डिलीवरी 15 सितंबर की जगह 15 नवंबर की, तो हमें 1 मिलियन का मजीद प्राइस रिडक्शन करना पड़ा और इस 1 मिलियन के रिडक्शन को हमने सेकंड लॉट की इनवॉइस में एडजस्ट कर दिया है। तो पहले दो पैरास में तो मामला सीधा सीधा चल रहा था, तीसरे और चौथे पैरास में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, मॉडिफिकेशन आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया। रिक्वायरमेंट में कहता है prepare journal entries in the books of the ML in respect of the above for the year ended 31st December 2023। For the year ended 31st December 2023, 31 दिसंबर 2023 के साल के लिए हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। और कहता है नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन एंट्रीज विदाउट डेट्स। जिन एंट्रीज पर आपने डेट्स मेंशन नहीं की, आपको कोई मार्क अलोकेट नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक अच्छा, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक तगड़ा सवाल है IFRS 15 से पर्टेनिंग। इसके अंदर हमारे पास सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसे सुकून से रीड करते हैं दोबारा से और सॉल्व करते हैं। देखो, पहले लॉट में 1000 रिक्शा थे 4 लाख के हिसाब से, पहले कॉन्ट्रैक्ट में 1000 रिक्शा थे 4 लाख के हिसाब से, 500 की दो लॉट्स में डिलीवरी करनी थी। पहली लॉट डिलीवर हुई 15 अप्रैल 2023 पे, 15 अप्रैल 2023 पे। 2 महीने बाद पेमेंट होगी और 3 महीने का रिटर्न टाइम है, 2 महीने बाद पेमेंट होगी और 3 महीने का रिटर्न टाइम है। और हमें लगता है कि 10% रिक्शा रिटर्न होंगे, हमें लगता है 10% रिक्शा रिटर्न होंगे। अब सिर्फ इस पैरा को फॉर द टाइम भी हम फोकस करते हैं, सिर्फ इस पैरा में जो डेटा है उसे हम अकाउंट फॉर करते हैं। हमारे पास समर 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है, मैशर लिमिटेड। मैं जनरलिटीज बनाऊंगा और साथ साथ मैं वर्किंग भी करता जा रहा हूँ। तो वर्किंग के लिए ना मैं 3 कॉलम्स बना रहा हूँ, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। रेवेन्यू, रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट या रिफंड लायबिलिटी। हम 3 चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, रेवेन्यू, रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट रिफंड लायबिलिटी। देखिए, सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 मार्च पे, लेकिन 1 मार्च पे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना कोई गुड्स डिलीवर किए, ना कुछ पैसे मिले, ना कुछ पैसे मिलने, कुछ भी नहीं। तो 1 मार्च पे तो कोई एंट्री नहीं होगी। पहली लॉट हमने डिलीवर की है 15 अप्रैल पे, पहली लॉट हमने डिलीवर की है 15 अप्रैल पे। तो 15 अप्रैल 2023, 15 अप्रैल 2023 डिलीवरी ऑफ फर्स्ट लॉट ऑफ 500 रिक्शा, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट लॉट ऑफ 500 रिक्शा। ठीक है, 500 रिक्शा हमने 15 अप्रैल पे डिलीवर किए। हमारा अंदाजा ये है कि 10% रिक्शा रिटर्न होंगे, हमारा अंदाजा ये है कि 10% रिक्शा रिटर्न होंगे। इसका मतलब है कि जो रिटर्न होंगे उनका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो 500
का 90%, 500 का 90% इंटू 4 लाख, 500 का 90% इंटू 4 लाख, हमारे पास 180 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, हमारे पास 180 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। लेकिन कस्टमर को तो हमने 500 रिक्शा दे दिए, तो कस्टमर से तो हमारा राइट टू कंसिडरेशन, कस्टमर से तो हमारा राइट टू कंसिडरेशन पूरे 500 रिक्शा का है ना, अनलेस कि वो हमें रिटर्न कर दे, अनलेस कि वो हमें रिटर्न कर दे। अभी हमने कस्टमर को 500 रिक्शा दिए, तो कस्टमर से पैसे भी कितने मांगे कि 500 रिक्शा के। हाँ, वो रिटर्न कर देता है अलग बात है, लेकिन अभी कस्टमर से राइट टू रिटर्न कितना, सॉरी, राइट टू कंसिडरेशन कितना है, 500 रिक्शा का। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। अब कस्टमर से हम 500 रिक्शा की पेमेंट रिसीव करने का राइट रखते हैं। हमारे एस्टिमेट के बेसिस पे हमने 500 का 90% यानी कि 450 रिक्शा का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। यानी कि 50 रिक्शा यानी कि 10% रिक्शा ऐसा है जो कि हम समझ रहे हैं कि रिफंड हो, रिटर्न होंगे, और रिटर्न होंगे तो इसके अगेंस्ट हमें एक रिफंड लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो 500 का 10%, 500 का 10% इंटू 4 लाख। मैं रिपीट करता हूं, पहले लॉट में 500 रिक्शा डिलीवर किए, 90% रिक्शा का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, 100% रिक्शा का रिसीवर रिकॉर्ड किया, और 10% रिक्शा के अगेंस्ट हमने रिफंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड की। सबसे पहली एंट्री हमारी बनेगी 15 अप्रैल 2023 पे। रिसीवेबल हमारे पास डेबिट हो जाएगा 200 मिलियन से, रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 180 मिलियन से, और कॉन्ट्रैक्ट या रिफंड लाइबिलिटी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी 20 मिलियन से। और ये हमारी एंट्री रिकंसाइल कर रही है, रिसीवेबल हमने डेबिट किया 200 मिलियन से, रेवेन्यू हमने क्रेडिट किया 180 मिलियन से, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट की 20 मिलियन से। कहता है द फर्स्ट लॉट ऑफ रिक्शा वाज डिलीवर्ड एज प्लान ऑन 1 जून 23 कस्टमर रिटर्न 20 रिक्शा। 1 जून 23 पे कस्टमर ने हमें 20 रिक्शा रिटर्न कर दिए। हमारा तो पहले ही एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था सर, हमारा तो पहले ही एक्सपेक्टेड रिटर्न था 500 का 10%। हमें तो पहले ही लग रहा था कि 50 रिक्शा रिटर्न होंगे। कस्टमर ने क्या करा कि कस्टमर ने 1 जून पे हमें 20 रिक्शा रिटर्न कर दिए। तो 1 जून 2023 पे रिटर्न ऑफ 20 रिक्शा, कस्टमर ने हमें 20 रिक्शा रिटर्न कर दिया। अब देखिए, जब कस्टमर ने हमें 20 रिक्शा रिटर्न किए ना, तो हमें रेवेन्यू रिवर्स नहीं करना, क्योंकि हमने तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही 450 रिक्शा का किया था, हमने तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही 90% रिक्शा का किया था। लेकिन जब कस्टमर ने हमें 20 रिक्शा रिटर्न कर दिए, तो अब इन 20 रिक्शा की कस्टमर से हम पेमेंट भी डिमांड नहीं कर सकेंगे, इन 20 रिक्शा से हमारा राइट टू कंसिडरेशन भी नहीं है, क्योंकि उसने रिक्शा रिटर्न कर दिया। तो मैं अपना रिसीवेबल कम कर देता हूँ 20 इंटू 4 लाख, 20 इंटू 4 लाख। और जब रिसीवेबल खत्म कर रहा हूं, तो इसके कॉन्ट्रा हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिफंड लाइबिलिटी भी खत्म कर देंगे। भाई, हमने पूरे 500 रिक्शा का रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, और 50 रिक्शा के अगेंस्ट रिफंड लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। जब 20 रिक्शा उसने वापस कर दिए, तो आपका रिसीवेबल भी 20 रिक्शा का कम हो जाएगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी 20 रिक्शा की कम हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट जून पे हो रहा था ना, 1 जून, यानी कि 1 जून 2023 पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट स्लैश रिफंड लाइबिलिटी डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, सर ये जो 20 रिक्शा रिटर्न हुआ है उसका राइट टू कंसिडरेशन भी खत्म हो गया, इसकी रिफंड लाइबिलिटी भी खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, ऑन 5 जून कस्टमर मेड द पेमेंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द रिटर्न रिक्शा। ऑन 5 जून कस्टमर मेड द पेमेंट आफ्टर रिटर्निंग फॉर द रिटर्न रिक्शा। कस्टमर ने हमें बाकी रिक्शा की पेमेंट कर दी। देखो, टोटल 500 रिक्शा कस्टमर को दिए थे, टोटल 500 रिक्शा कस्टमर को दिए थे। 1 जून को सिर्फ 20 रिक्शा रिटर्न हुआ है, 1 जून को सिर्फ 20 रिक्शा रिटर्न हुआ है। तो इसने 5 जून 2023 पे हमें पेमेंट की होगी, 5 जून 2023 में हमें पेमेंट की होगी, पेमेंट ऑफ 480 रिक्शा। इसने तो हमें पेमेंट कर दी 480 रिक्शा की। जब 480 रिक्शा की पेमेंट आएगी, तो कैश डेबिट होगा, रिसीवल क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा, रिसीवल क्रेडिट होगा। यानी कि रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश डेबिट रिसीवल क्रेडिट। कितने से सर, 480 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, 480 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, तो हमारे पास 192 का रिसीवल क्रेडिट हो जाएगा, इतना हमारे पास कैश आ जाएगा। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं, तो 5 जून 2023 पे हमारे पास कैश डेबिट और रिसीवल क्रेडिट कितने से 192, 192 से कैश डेबिट हो जाएगा, रिसीवल क्रेडिट हो जाएगा।
अब ये सब करने के बाद 5 जून 2023 पे हमारा बैलेंस कितना है? 5 जून 2023 में हमारा बैलेंस कितना है? सर 5 जून 2023 पे हमारा रिसीवल का बैलेंस जीरो हो गया है। 5 जून 2023 में हमारा रिसीवल का बैलेंस जीरो हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में 12 मिलियन का बैलेंस है। और ये 12 मिलियन का बैलेंस कौन सा है? सर एक्सपेक्टेड रिटर्न था 50 रिक्शा का, एक्सपेक्टेड रिटर्न था 50 रिक्शा का, 20 रिक्शा रिटर्न हो गए, तो एक्चुअल रिटर्न 20 रिक्शा का। तो यानी कि अभी भी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है कितना? 30 का। इस 30 का अगर हम 4 लाख करें, तो ये 12 मिलियन ही बन रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 50 के एक्सपेक्टेड रिटर्न के अगेंस्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी। 1 जून पे 20 रिक्शा रिटर्न हुए हैं, तो एक्चुअल रिटर्न कम होके अभी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 30 रिक्शा का, और 30 रिक्शा के अगेंस्ट हमने 4 लाख के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था आपको। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहता है on 15 July 23 customer returned the remaining 12 rickshaws. A credit note was issued to adjust the amount in the invoice for the second lot. देखो, 500 में से 20 रिक्शा इसने रिटर्न कर दिए, हमने रिसीवल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कम कर दिया। 480 रिक्शा की पेमेंट कर दी, हमारा रिसीवल जीरो हो गया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में अभी भी 12 मिलियन है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था कि अभी भी 30 रिटर्न होंगे। कस्टमर ने क्या किया कि मजीद 12 रिक्शा रिटर्न किए 15 जुलाई पे, तो हमारे पास एक्चुअल रिटर्न मजीद आया 12 का। यानी कि 15 जुलाई पे 18 रिक्शा ऐसा है जो कि नॉट रिटर्न, जो कि रिक्शा रिटर्न नहीं हुए। अब जब ये 18 रिक्शा रिटर्न नहीं हुए, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? देखो, आपने रेवेन्यू तो 450 रिक्शा का रिकॉर्ड किया था ना, इस एस्टिमेट पे कि 50 रिक्शा रिटर्न होंगे, लेकिन एक्चुअली 20 और 12 रिटर्न हुए, 18 रिटर्न नहीं हुए। तो जो 18 रिटर्न नहीं हुए, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब ये सेल हो गए, 15 अप्रैल पे लॉट डिलीवर की थी, तो 3 महीने के हिसाब से 15 जुलाई तक का टाइम था। 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 जुलाई तक इसने 20 20 और 12 टोटल 32 रिक्शा रिटर्न किए। तो 18 रिक्शा हमारी एस्टिमेट से कम रिटर्न किए, 18 रिक्शा हमारी एस्टिमेट से कम रिटर्न किए। इसका हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 15 जुलाई 2023 रेवेन्यू फॉर 18 रिक्शा नॉट रिटर्न, रेवेन्यू फॉर 18 रिक्शा नॉट रिटर्न कितना होगा? ये 18 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिवर्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही 30 रिक्शा की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी थी ना 12 मिलियन की। इसी में से तो 18 की पेमेंट अब हम नहीं वापस करेंगे, क्योंकि उसकी रिटर्न नहीं हुई। तो ये करने के बाद 15 जुलाई 2023 पे हमारा बैलेंस कितना हो गया? सर रिसीवल का तो कोई बैलेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस है 4.8 मिलियन। अब ये 4.8 मिलियन क्या है? ये जो 12 रिक्शा इसने 15 जुलाई पे रिटर्न किए। हमने 15 जुलाई पे इससे 12 रिक्शा रिटर्न करवाए, मतलब लिए, और हमने इसे क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया। क्रेडिट नोट इश्यू किया, क्या कहा कि भाई आपकी 12 रिक्शा की पेमेंट हमारे पास है, हम इस पेमेंट को नेक्स्ट लॉट में, सेकंड लॉट में एडजस्ट कर देंगे। अब क्रेडिट नोट जब आपने इशू किया ना आपके पास पैसे आए, ना आपके पास से पैसे गए, ना आपके पास रिक्शा आया, ना आपके पास से रिक्शा गया। तो यहाँ जो 12 रिक्शा के अगेंस्ट हमने क्रेडिट नोट इशू किया ना, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि क्रेडिट नोट की आप एंट्री बना रहे हैं। क्रेडिट नोट की एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रखा है। अब देखें, हमारा क्रेडिट नोट कितना होना चाहिए? सर हमारा क्रेडिट नोट होना चाहिए कि 12 रिक्शा ऐसे हैं जिसकी हमें पेमेंट मिल गई है, 12 रिक्शा ऐसे हैं जिसकी हमें पेमेंट मिल गई है, वो रिटर्न हो गए। तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई बाय 4 लाख करें, तो ये 4.8 मिलियन बनेगा। और ये 4.8 मिलियन ही हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में रखा हुआ है, यानी कि हम समझते हैं कि हमारी 4.8 मिलियन की उधारी है। और इस 4.8 मिलियन को
टू बी एडजस्टेड इन सेकंड लॉट। इस 4.8 मिलियन को हम सेकंड लॉट में एडजस्ट करेंगे, इस 4.8 मिलियन को हम सेकंड लॉट में एडजस्ट करेंगे। तो हमने 15 अप्रैल की एंट्री बना ली थी, 1 जून की बना ली थी, 5 जून की बना ली थी। 15 जुलाई पे जो रिक्शा रिटर्न नहीं हुआ इसके अगेंस्ट एडिशनल रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो 15 जुलाई 2023 कॉन्ट्रैक्ट स्लैश रिफंड लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट। ये वो रिक्शाज हैं जो कि हमारे एस्टीमेट से कम रिटर्न हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिवर्स कर दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, तो रेवेन्यू में ऐड कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिवर्स कर दिया। अब हमारे पास 15 जुलाई पे ये बैलेंसेस हैं, यहां तक मामला आसान था, अब यहां से मामला गंभीर होगा। कहते हैं 1 अगस्त पे हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई किया, थर्ड लॉट ऐड की, 400 रिक्शा की, जिसकी प्राइस 325 है। इस 400 रिक्शा को डिलीवर किया जाएगा 15 फेब पे। और ये जो 325 की प्राइस हम कम कर रहे हैं ना, दो रीजन की वजह से कर रहे हैं। एक तो पहले रिक्शा फ्यूल एफिशिएंट नहीं थे, तो 7.5 मिलियन का डिस्काउंट दे रहे हैं। और सेकंड और थर्ड लॉट में हमारे पास राइट ऑफ रिटर्न नहीं है। तो अफेक्टिवली इस मॉडिफिकेशन में भी दो तरह की मॉडिफिकेशन है। एक 7.5 मिलियन का डिस्काउंट है पहली लॉट से पर्टेनिंग जो डिलीवर हो चुकी है, एक 7.5 मिलियन का डिस्काउंट है पहली लॉट से पर्टेनिंग जो डिलीवर हो चुकी है, और 400 नए रिक्शा है डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो ये इटसेल्फ एक मॉडिफिकेशन के अंदर दो मॉडिफिकेशन हो रही है। हम दोनों को सेपरेटली अकाउंट फॉर करते हैं। देखें यहां पे मॉडिफिकेशन नंबर 1, डिस्काउंट of rupees 7.5 million against first lot of 500 rickshaws, discount of 7.5 million against first lot of 500 rickshaws। अब देखें इस डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट की हमने अकाउंटिंग कवर की है, डिस्काउंट को अकाउंट फॉर करने के लिए हम अपने पास एक डिसीजन डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डिसीजन डायग्राम को रिकॉल करूं, तो डिस्काउंट के लिए सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होने जा रहे हैं। क्या डिस्काउंट के नतीजे में कोई एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होने जा रहे हैं। सर ये जो आप 7.5 मिलियन का डिस्काउंट दे रहे हैं, ये तो पहली लॉट से पर्टेन करता है, और पहली लॉट तो आप वैसे भी डिलीवर कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इस डिस्काउंट का जो मॉडिफिकेशन है, इसमें कोई एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में पहले ही सवाल का जवाब नो आ जाए, तो सिंस नो एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स आर हियर, एडजस्ट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहां पर हमें कैचअप एडजस्टमेंट करना होगी। अब कैचअप एडजस्टमेंट क्या है सर, पहली लॉट डिलीवर हो चुकी है, पहली लॉट का 180 मिलियन और 7.2 मिलियन का हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है। हम पहली लॉट के अगेंस्ट 7.5 मिलियन का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सिंपली क्या करेंगे सर, 7.5 मिलियन से अपना रेवेन्यू रिवर्स कर देंगे। 1 अगस्त 2023 पे जब मॉडिफिकेशन हुई, रिवर्सल ऑफ रुपीज 7.5 मिलियन रेवेन्यू अगेंस्ट फर्स्ट लॉट। थोड़ा सा मैं इसे आगे ले जाता हूं। रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू ऑफ 7.5 मिलियन अगेंस्ट फर्स्ट लॉट में जो हमने चीजें डिलीवर की है, इसमें से हम 7.5 मिलियन का रेवेन्यू रिवर्स कर रहे हैं। 7.5 मिलियन का रेवेन्यू रिवर्स करेंगे तो 7.5 मिलियन से रेवेन्यू कम हो जाएगा, पैसे तो कुछ लेने थे नहीं, सारा रिसीवेबल बैलेंस जीरो हो गया था। तो अब 7.5 मिलियन से ही हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बढ़ा देंगे, 7.5 मिलियन से हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बढ़ा देंगे। और ये 7.5 मिलियन हमें कस्टमर को वापस नहीं करने, बल्कि ये हमने 400 की थर्ड लॉट की प्राइस में एडजस्ट कर दिया है। कैसे होगा मैं बताता हूं।
फिलहाल मुझे इतना समझ आया कि 7.5 मिलियन से रेवेन्यू रिवर्स होगा, और चूंकि रेवेन्यू रिवर्स होगा, रिसीवेबल तो है ही नहीं कम करने के लिए, तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ा देंगे। तो हमारे पास 1 अगस्त 2023 पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, रेवेन्यू डेबिट, हम रिवर्स कर रहे हैं ना, तो रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन। ये पहली मॉडिफिकेशन। अब आते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 2। मॉडिफिकेशन नंबर 2, एडिशनल 400 रिक्शा इन थर्ड लॉट एट डिस्काउंटेड प्राइस। एडिशनल थर्ड लॉट इन डिस्काउंटेड प्राइस, हम थर्ड लॉट दे रहे हैं 400 रिक्शा की डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखिए, मॉडिफिकेशन के लिए पहला सवाल, मॉडिफिकेशन के लिए पहला सवाल, क्या यहां पर एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस है? क्या यहां पर एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस है? यस। हम 400 नए रिक्शा दे रहे हैं ना, जो हम 400 नए रिक्शा दे रहे हैं उनका ओरिजिनल 1000 या 500 रिक्शा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो देयर इज एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स in the form of additional 400 रिक्शास। क्योंकि हम यहाँ पर एडिशनल 400 रिक्शा दे रहे हैं, तो एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स तो है। अगर एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर अगला सवाल ये होता है कि क्या इनके अगेंस्ट जो प्राइस चार्ज की जा रही है, क्या इनके अगेंस्ट जो प्राइस चार्ज की जा रही है, ये इन एडिशनल गुड्स की स्टैंडर्ड अलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है? ये इन एडिशनल गुड्स की स्टैंडर्ड अलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है? सर, सवाल के फेस पे हमें नजर आ रहा है कि ये जो 400 रिक्शा दिए ना, वो 325 के दिए, लेकिन सब्सटेंस में, आईफर्स 15 के कॉन्सेप्ट में, इन 400 रिक्शा की प्राइस 325 नहीं है। इन 400 रिक्शा की प्राइस कुछ और है, मैं बताता हूं कैसे। देखो, प्राइस ऑफ 400 रिक्शा कम्युनिकेटेड टू कस्टमर। हम कस्टमर को 400 रिक्शा की प्राइस कितनी कम्युनिकेट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं 400 रिक्शा आपको 3,25,000 के दे देंगे। 400 रिक्शा हम आपको 3,25,000 के दे देंगे। लेकिन क्या वाकई में 3,25,000 400 रिक्शा की प्राइस है? नहीं। एक्चुअली पहले लॉट में हमने 7.5 मिलियन का डिस्काउंट देना है। पहले लॉट में हमने 7.5 मिलियन का डिस्काउंट देना है, तो हम डिस्काउंट में कस्टमर को पैसे वापस नहीं कर रहे। हम डिस्काउंट में कस्टमर को पैसे वापस नहीं कर रहे, बल्कि थर्ड लॉट के रिक्शा की प्राइस में एडजस्ट कर रहे हैं, बल्कि थर्ड लॉट के रिक्शा की प्राइस में एडजस्ट कर रहे हैं। अब हमें ये मालूम है भाई, ये डिस्काउंट तो पहली लॉट से पर्टेन करता है, हमने तो इसका रेवेन्यू रिवर्स कर दिया, हमने तो इसका रेवेन्यू रिवर्स कर दिया। यानी कि थर्ड लॉट में जो 400 रिक्शा 325 के दिए जा रहे हैं, तो 325 तो कस्टमर से डिमांड कर रहे हैं, और प्राइस या डिस्काउंट एडजस्टमेंट अगेंस्ट फर्स्ट लॉट। बाकी 7.5 मिलियन की अमाउंट ऐसी है जो कस्टमर से कैश की फॉर्म में ले नहीं रहे। पहले वाले रिक्शा का डिस्काउंट है, पहले वाले का रिक्शा का डिस्काउंट तो पहले वाले से पर्टेन करता है ना, जिसका रेवेन्यू आपने रिवर्स कर दिया। तो इसका मतलब है कि थर्ड लॉट में जो रिक्शा दिए जा रहे हैं, वो 400 मल्टीप्लाई बाय 325 यानी कि 130 मिलियन, और इस 7.5 मिलियन का डिस्काउंट, यानी कि अफेक्टिवली ये 400 रिक्शा हम 137,500 की देंगे। यानी कि एक्चुअल प्राइस फॉर एडिशनल 400 रिक्शा कितनी है? एक्चुअल प्राइस फॉर एडिशनल 400 रिक्शा 137,500 है। कस्टमर को 325 कम्युनिकेट किए, लेकिन कस्टमर को 325 कम्युनिकेट करने में फर्स्ट लॉट का 7.5 मिलियन का डिस्काउंट इनकॉर्पोरेट हुआ है। ये तो कस्टमर के फेस पे या कस्टमर के मुंह पे है ना, हमें तो पता है सब्सटेंस कुछ और है। सब्सटेंस के हिसाब से ये 7.5 मिलियन का डिस्काउंट फर्स्ट लॉट का था, जो हमने रिवर्स भी कर दिया। इसका मतलब है कि थर्ड लॉट में हम कस्टमर से 325 लेंगे, और पहली लॉट के 7.5 मिलियन भी यहाँ पे प्राइस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया 137,500। अब हमारे पास प्राइस पर रिक्शा कितनी आ गई? 137,500 डिवाइडेड बाय 400। 137,500 डिवाइड बाय 400, ये आ गया 343,370। 343,370। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी होती है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस थी रिक्शा की 4 लाख। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस थी रिक्शा की 4 लाख। क्या ये 343 4 लाख की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता? इस सवाल में कोई डेटा नहीं दिया हुआ। क्या ये 373
इस रिक्शा की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को 343 स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, इस सवाल में कुछ हिंट नहीं दी हुई। अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो ये परसेंटेज बनती है 343 डिवाइड बाय 4 लाख, 85%। यानी कि हम मॉडिफिकेशन में जो नए 400 रिक्शा के अगेंस्ट 343,750 चार्ज कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का 85% है। अब यहाँ पे आपकी एजम्पशन है। अब अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करें। अगर आप ये समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, तो आप इसे सेपरेट अकाउंट फॉर करें। अगर आप ये समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं है, तो फिर हम टर्मिनेट दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। टर्मिनेट दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ज्यादा रीजनेबल अजम्पशन ये है कि टर्मिनेट दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट और क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट करें। क्यों? क्योंकि इस मॉडिफिकेशन की वजह से जो सेकंड लॉट है ना, इसका राइट ऑफ रिटर्न भी खत्म हो रहा है। इस मॉडिफिकेशन की वजह से सेकंड लॉट का राइट ऑफ रिटर्न भी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे देयर इज एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस, बट प्राइस अगेंस्ट दोज additional goods does not represent stand alone selling price। मैं समझ रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज तो है, लेकिन ये जो 343 पर रिक्शा की प्राइस है, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो अब हम यहाँ पर कौन सा काम करेंगे? सर हम यहाँ पर काम करेंगे टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट सेटिस्फाइड। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई? सर 500 रिक्शा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में हमारे पास एडिशनल कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ रही है? सर 400 रिक्शा। यानी कि मॉडिफिकेशन के बाद हमें इन टोटलिटी मजीद 900 रिक्शा, मतलब इन टोटलिटी 900 रिक्शा डिलीवर करना है। इसके बाद ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड। सर जो 500 ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के थे, इसकी तो प्राइस कितनी थी? 4 लाख। इसकी तो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की ट्रांजिशन प्राइस कितनी थी? 4 लाख। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में 4 लाख की प्राइस डिसाइड हुई थी ना। सेकंड लॉट डिलीवर नहीं की, तो सेकंड लॉट का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। सेकंड लॉट का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज वो कितनी है? 5 लाख मल्टी 500 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, 500 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। ट्रांजिशन प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हमारे पास एडिशनल प्राइस कितनी आएगी? सर ये कैलकुलेट किया था 137,500। तो टोटल ट्रांजिशन प्राइस कितनी बन गई? टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट और क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमने पुराना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की रिमेनिंग ट्रांजिशन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की प्राइस। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइस पर रिक्शा आ जाएगी। इस ये जो हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए ना, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इस नए कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास रिक्शा की प्राइस आ जाएगी 337,500 डिवाइडेड बाय 900। 337,500 डिवाइडेड बाय 900, ये आ गया हमारे पास 375। कि आगे से जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो 375 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। आगे से जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो 375 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। सही हो गया। वापस आते अपनी मूवमेंट पे। सर रेवेन्यू वगैरह रिवर्स करने के बाद 1 अगस्त पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई, हमने रेवेन्यू रिवर्स कर दिया और दूसरी मॉडिफिकेशन के बारे में कंक्लूड कर दिया कि टर्मिनेट दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। फिर क्या हुआ? फिर कहता है द डिलीवरी ऑफ द सेकंड लॉट वाज डिलेड टिल 15 नवंबर। 15 नवंबर तक हमने डिलीवरी डिले कर दी। फॉर विच अ फर्दर प्राइस रिडक्शन ऑफ 1 मिलियन वाज गिवन इनवॉइस। क्योंकि हमने डिलीवरी 2-3 महीने, 15 सितंबर अक्टूबर में 2 महीने डिले कर दी, तो अब हम मजीद 1 मिलियन का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 1 मिलियन का डिस्काउंट, ये 1 मिलियन की प्राइस रिडक्शन तो सिर्फ सेकंड लॉट से प्रोटेक्ट करती है डिलेड डिलीवरी की वजह से। अब देखो मैं क्या करूंगा। 15 नवंबर 2023 डिलीवरी ऑफ सेकंड लॉट, डिलीवरी ऑफ सेकंड लॉट ऑफ
500 रिक्शा, 500 रिक्शा के सेकंड लॉट की डिलीवरी के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अब कोई राइट ऑफ रिटर्न नहीं है, अब कोई राइट ऑफ रिटर्न नहीं है, तो सारा का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। और सारा का सारा रेवेन्यू कितना, 500 मल्टीप्लाई बाय 375। ये रेवेन्यू बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, ये रेवेन्यू बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है कि 500 रिक्शा का रेवेन्यू हमने 375 के हिसाब से रिकॉर्ड किया। लेकिन इसको चल अलग से दिखा दूंगा। प्राइस रिडक्शन 1 मिलियन की, जो डिले डिलीवरी की इसके अगेंस्ट 1 मिलियन की प्राइस रिडक्शन देनी पड़ेगी, जो डिले डिलीवरी की इसके अगेंस्ट 1 मिलियन की प्राइस रिडक्शन देनी पड़ेगी। जब ये 500 रिक्शा डिलीवर किए, तो हमने तो IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के हिसाब से इन 500 रिक्शा का रेवेन्यू 375 से रिकॉर्ड किया, सही है। लेकिन कस्टमर से क्या बात हुई है सर, कस्टमर से तो ये बात हुई है, कस्टमर से तो ये बात हुई है कि पहली और सेकंड लॉट की प्राइस कितनी थी, 4 लाख। पहली और सेकंड लॉट की प्राइस कितनी थी, 4 लाख। तो यानी कि हम कस्टमर से 500 रिक्शा का पैसे 4 लाख के हिसाब से डिमांड करेंगे। हमारा कस्टमर से 500 रिक्शा का राइट टू कंसिडरेशन 4 लाख के हिसाब से ही है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, यह आ गया 200 मिलियन। लेकिन कस्टमर ने कहा, मैंने जो आपको पहले लॉट में 12 रिक्शा रिटर्न कर दिए थे, जिसकी पेमेंट मैंने आपको कर दी थी, आपने वादा किया था कि उसकी प्राइस सेकंड लॉट में एडजस्ट करेंगे, आपने वादा किया था कि उसकी प्राइस सेकंड लॉट में एडजस्ट करेंगे। यहां लिखा था ना ये, अ क्रेडिट नोट वाज इशूड टू एडजस्ट द अमाउंट इन द इनवॉइस फॉर सेकंड लॉट। तो कस्टमर कहेगा, मैं आपको 200 मिलियन तो नहीं दूंगा, मेरे तो 4.8 मिलियन आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो 200 मिलियन से ये 4.8 माइनस हो जाएगा, 200 मिलियन से ये 4.8 माइनस हो जाएगा। यानी हमारा रिसीवल कम अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, रिसीवल हमारा कम अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमारी यूटिलाइज हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमारी यूटिलाइज हो जाएगी 4.8 मिलियन। और 1 मिलियन की जो प्राइस रिडक्शन थी, इसके अगेंस्ट भी रिसीवल कम हो जाएगा। 1 मिलियन की जो प्राइस रिडक्शन थी, इसके अगेंस्ट भी रिसीवल कम हो जाएगा। तो हमारे पास इतने से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, इतने से रिसीवल रिकॉर्ड होगा, और इतने से हमारी क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी यूटिलाइज होगी। एंट्री बनाते हैं, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को मैं यहाँ पे इतने से यूटिलाइज नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को मैं यहाँ पे इतने से यूटिलाइज नहीं करता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में अभी कुछ बैलेंसिंग भी आना है। क्या आना है मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद अगली एंट्री बनेगी 15 जुलाई 2023 पे। 15 जुलाई 2023 पे रिसीवल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। रिसीवल कितने से डेबिट होगा, 194,200। ये 194,200 क्या है, कस्टमर को मैंने कहा 500 रिक्शा दिए, 4 लाख दो। कस्टमर ने कहा 4.8 मिलियन आपके पास रखे, वो माइनस कर दो। हमने कहा माइनस कर देते हैं। फिर आपने डिले डिलीवरी दी है, 1 मिलियन माइनस कर दो। तो हमने कहा कस्टमर से कि 194.2 मिलियन दे दो। रेवेन्यू IFRS 15 के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए कितना रिकॉर्ड होगा सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 186,500, 186,500। अब इस एंट्री में हमारे पास रिकंसाइल नहीं कर रही, कुछ बैलेंसिंग आ रहा है। बैलेंसिंग आ रहा है 194 माइनस 186, 7.7 मिलियन। ये जो बैलेंसिंग आ रहा है ना, दिस रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या रिफंड लायबिलिटी। अब यहाँ पे ये बैलेंसिंग तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसकी साइंस क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, सवाल यहाँ तक खत्म हो गया, सवाल यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन इसकी साइंस की लॉजिक समझने की जरूरत है कि बैलेंसिंग क्या है 7.5 मिलियन। देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिवर्स नहीं की, मजीद रिकॉर्ड की 7.7 मिलियन से। हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को इस एंट्री में एज अ बैलेंसिंग क्रेडिट तो करना है, लेकिन हम रिवर्स नहीं कर रहे, बल्कि मजीद रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि मजीद रिकॉर्ड करें 7.7 मिलियन से। ये सब करने के बाद 15 नवंबर की एंट्री करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 नवंबर 2023 पे बैलेंस कितना है, सर 15 नवंबर 2023 पे बैलेंस है रिसीवल का ओपनिंग प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ओपनिंग, ये 1 अगस्त की एडजस्टमेंट, और ये बैलेंस है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का ये बैलेंस है। समझिएगा, देखो 15 जुलाई पे ये बैलेंस था, 1 अगस्त पे एक एडजस्टमेंट थी, फिर ये 15 नवंबर पे एक एडजस्टमेंट। इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। तो 15 नवंबर पे हमारा रिसीवल का बैलेंस है दिस, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस है दिस। अब ये 7.7 मिलियन हमने बैलेंसिंग तो यहाँ कैलकुलेट किया, लेकिन क्या ये नंबर सही है नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको समझाने के लिए
मुझे आगे भी एंट्रीज बनानी पड़ेगी, आपको समझाने के लिए आगे एंट्रीज बनानी पड़ेगी। सवाल यहाँ तक खत्म हो चुका है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 15 नवंबर के 2 महीने बाद, 15 नवंबर के 2 महीने बाद कस्टमर हमें पेमेंट करेगा। 15 पेमेंट क्या थी, डिलीवरी के 2 महीने बाद। तो 15 नवंबर के 2 महीने के बाद है 15 दिसंबर, 15 जनवरी। यानी कि हमारे पास 15 जनवरी 2023, 24 पे, 15 जनवरी 2024 पे पेमेंट अगेन सेकंड लॉट की पेमेंट आएगी। कितनी पेमेंट आएगी? 194,200, जितना हमारा रिसीवल है। ये 194,200 का रिसीवल क्या है? 500 रिक्शा 4 लाख के हिसाब से, 4.8 मिलियन फर्स्ट लॉट के 12 रिक्शा की प्राइस की एडजस्टमेंट जो उसने रिटर्न कर दिए थे, और 1 मिलियन का प्राइस रिडक्शन की एडजस्टमेंट। तो 194,200 का रिसीवल है, जिसकी हमें पेमेंट आएगी। तो हमारा रिसीवल जीरो हो जाएगा, हमारा रिसीवल जीरो हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश आया, रिसीवल क्रेडिट हुआ 194,200। फिर हमारे पास 15 जनवरी 2024 पे बैलेंस कितना रह जाएगा? सर 15 जनवरी 2024 पे रिसीवल आपका जीरो हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में 20 मिलियन रखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में 20 मिलियन रखे हुए हैं। फिर हम थर्ड लॉट डिलीवर करेंगे फ्यूचर में। ये सब सवाल में पूछा नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। थर्ड लॉट डिलीवर होगी 15 फेब पे, 15 फेब 2024, डिलीवरी ऑफ थर्ड लॉट ऑफ 400 रिक्शा। जब जब तीसरे लॉट की 400 रिक्शा की डिलीवरी होगी, हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 375, जो हमने न्यू प्राइस निकाली थी अपने रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 375, इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो। कस्टमर से कितने मांगे? कस्टमर से कहेंगे कि 400 रिक्शा की आपने पेमेंट करनी है एज पर दी मॉडिफाइड टर्म्स 3,25,000 के हिसाब से, 3,25,000 के हिसाब से। 400 मल्टीप्लाई बाय 3,25,000। और अब आपको समझ आएगा कि 15 नवंबर पे हमारे पास ये एंट्री में एक बैलेंसिंग आ रहा है। अब अपने पास रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे 130 का, रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे 150 का। लेकिन इस वक्त हमारे पास डेबिट साइड वीक आएगी, और इस डेबिट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट या रिफंड लायबिलिटी होगा। कितने से? 20 से। तो आपका ये 20 का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, आपका ये 20 का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, और आपका सिर्फ रिसीवल में बैलेंस रह जाएगा, जो कैश के फॉर्म में रिसीव हो जाएगा। अब ये तो नंबर्स वाइज समझा दिया ना, लेकिन लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हो ये रहा है। पहले वाले लॉट में जो आपने 7.5 मिलियन का डिस्काउंट दिया, पहले वाले लॉट में जो आपने 7.5 मिलियन का डिस्काउंट दिया, और सेकंड लॉट की डिलीवरी में आपने रिसीवल तो 4 लाख के हिसाब से रिकॉर्ड किया, लेकिन रेवेन्यू 375 के हिसाब से रिकॉर्ड किया। पहले वाले लॉट में 7.5 मिलियन का डिस्काउंट, और सेकंड लॉट में 4 लाख का रिसीवल, लेकिन रेवेन्यू 375 के हिसाब से। तो यानी कि पहले वाले लॉट के 7.5 मिलियन का डिस्काउंट, और सेकंड लॉट में 4 लाख का रिसीवल, लेकिन रेवेन्यू 375 का। तो पहले और सेकंड लॉट में कुछ पैसे ऐसे हैं जो हम कस्टमर से एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, ये कस्टमर से एडवांस में डिमांड कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थर्ड लॉट में सेटिस्फाई होगी, जिसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थर्ड लॉट में सेटिस्फाई होगी। हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? कि आप कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर लो, कि आपका राइट टू कंसिडरेशन ड्यू हो जाए, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फ्यूचर में सेटिस्फाई हो। थर्ड लॉट के 400 रिक्शा 15 जुलाई पे डिलीवर होंगे कस्टमर से। इस 15 फेब पे डिलीवर होंगे। इस 15 फेब के 400 रिक्शा की डिलीवरी के अगेंस्ट हम रेवेन्यू 375 के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम रेवेन्यू 375 के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन रिसीवल 325 के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो 375 और 325 का डिफरेंस है, जिसके पैसे मैं कस्टमर से पहले ही कहीं ले चुका हूं, वो पहले पैसे मैंने कहा लिए? सर 7.5 मिलियन का फर्स्ट लॉट का डिस्काउंट की मद में ले लिए थे, ये जो आपको वापस करने थे। और सेकंड लॉट में आपने 4 लाख के हिसाब से पैसा लिया, जबकि रेवेन्यू आपने 375 के हिसाब से रिकॉर्ड किया। तो फर्स्ट लॉट के 7.5 मिलियन और सेकंड लॉट के 4 लाख और 375 का डिफरेंशियल ही आपके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि थर्ड लॉट की डिलीवरी के वक्त आपका जीरो हो जाएगा। तो यहां तक फाइनली हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। अब देखिए, आपके जहन में आ रहा होगा, सर इतना सब कुछ एग्जाम में हम कैसे पिक करेंगे?
एग्जाम में आपको 100% मार्क्स सिक्योर नहीं करने होते, एग्जाम में आपको हर सवाल से पासिंग मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। अगर आप इस सवाल पे गौर करें ना, तो इस सवाल के अंदर ये 6 एंट्रीज हमने बनाई। इन 6 एंट्रीज में से ये 4 एंट्रीज बहुत आसान है। इवन ये भी एंट्री इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने 4 या 5 एंट्री बना ली तो यू कैन इजीली सिक्योर 70 to 80% मार्क आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हर पेपर बैलेंस पेपर होता है, बहुत आसान भी होता है, बहुत मुश्किल भी होता है, एवरेज भी होता है। एक एंट्री को देख के ये कंक्लूड ना करेगा, ये घबराने की जरूरत नहीं है यार इतना कुछ मैं पेपर में कैसे सोचूंगा, इतना कुछ मैं पेपर में कैसे करूंगा। आपने पेपर में 100 में से 100 थोड़ी लाना है, आपने तो 50 की बाउंड्री क्रॉस करनी है। तो मतलब एज अ एक्यूमेंट समझाना चाह रहा हूँ कि एक एंट्री अगर मुश्किल है या एक सवाल अगर मुश्किल है तो ऐसा मतलब नहीं होता कि पूरा पेपर ही मुश्किल है या पूरा पेपर ही ऐसा है। सवाल में पासिंग मार्क्स भी होते हैं, सवाल में एवरेज मार्क्स भी होते हैं, सवाल में मुश्किल मार्क्स भी होते हैं। इस सवाल में क्या कोई स्टूडेंट फुल मार्क्स ले सकता है? मेरा नहीं ख्याल है। ये एडजस्टमेंट बहुत तगड़ी थी। लेकिन क्या इस सवाल में स्टूडेंट पासिंग मार्क्स ले सकते हैं? यस, इस सवाल में बासानी इन एंट्री से पासिंग मार्क्स लिए जा सकते थे। कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो ये भी कर लेगा, बहुत ही कोई रेयर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो शायद ये कर पाए। लेकिन पासिंग मार्क्स इस सवाल के अंदर सिक्योर किए जा सकते हैं। तो एग्जाम में अपना माइंडसेट ये रखें कि 100% एक्यूरेशन या 100% परफेक्शन के साथ 100 में से 100 नहीं आएंगे। आपने 50 की बाउंड्री क्रॉस करनी। 50 की बाउंड्री क्रॉस करने के लिए हमने हर सवाल से जिस तरह से पासिंग पासिंग मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। खैर, आई होप ये सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।